कभी सोचा है कि अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं लेकिन जब कोई उन्हें हमसे छीनता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वो अधिकार असल में अधिकार हैं? आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की उन गारंटियों की जो सिर्फ कागज पर नहीं हैं, बल्कि वो हर नागरिक के लिए एक ढाल, एक तलवार और न्याय की चाबी हैं। तो असली सवाल यहीं से शुरू होता है। कागज पर लिखे अधिकारों का आखिर फायदा ही क्या है अगर उन्हें असल जिंदगी में लागू ही न किया जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा संविधान बहुत ही पावरफुल तरीके से देता है। देखिए, भारत का संविधान सिर्फ अधिकारों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उन्हें लागू करने के लिए एक पूरा सिस्टम भी बनाता है। ऐसा समझिए कि इन अधिकारों के अपने बॉडीगार्ड्स हैं, जो ये पक्का करते हैं कि ये सिर्फ शब्द ना रहें बल्कि एक हकीकत बने। तो चलिए मिलते हैं इनमें से पहले बॉडीगार्ड से। सबसे पहले बात करते हैं उन अधिकारों की जो हमारे समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। वो अधिकार जो शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक गांव की कल्पना करते हैं। एक ऐसा गांव जहां पीढ़ियों से ताकतवर लोग गरीबों से बिना सही मजदूरी दिए जबरदस्ती काम करवाते थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो कड़वी सच्चाई थी जिससे हमारे संविधान बनाने वालों को निपटना था। और संविधान का जवाब एकदम जोरदार और साफ था। आर्टिकल 23। ये आर्टिकल इंसानों की तस्करी और किसी भी तरह की जबरदस्ती की मजदूरी पर पूरी तरह से रोक लगाता है। एक तरह से ये कहता है, बस अब और नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी पावरफुल हो जाता है। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार का दायरा और बढ़ा दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे देना भी एक तरह से जबरदस्ती की मजदूरी ही है। ये एक लैंडमार्क फैसला था जिसने लाखों लोगों को सम्मान से जीने का हक दिया। उस गांव की कहानी में एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, बाल मजदूरी की, और संविधान ने इस समस्या को हल करने के लिए एक बहुत ही खास नंबर तय किया। तो आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्रियों, खदानों या किसी भी खतरनाक काम में नौकरी करवाने पर रोक लगाता है। और मजे की बात यह है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार को सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार से जोड़ दिया। मतलब ये पक्का किया गया कि बच्चे कारखानों में नहीं बल्कि क्लासरूम में हो, जहां उन्हें होना चाहिए। अब देखिए, जैसे शारीरिक शोषण से सुरक्षा जरूरी है, वैसे ही अपनी पहचान और अपने विश्वास की आज़ादी भी उतनी ही जरूरी है। तो अब हम उन अधिकारों पर आते हैं जो भारत की आत्मा यानी यहाँ की अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों की रक्षा करते हैं। आर्टिकल 25 से 28 ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन जरूरी बैलेंस बनाते हैं। एक तरफ ये हर किसी को अपना धर्म मानने, उसकी प्रैक्टिस करने की आज़ादी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी पक्का करते हैं कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए जनता के टैक्स का पैसा इस्तेमाल ना करे। इसी से भारत का सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष ढांचा मजबूत रहता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। आर्टिकल 29 किसी भी समुदाय की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करता है, चाहे वो मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी। लेकिन आर्टिकल 30 खास तौर पर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने और चलाने का अधिकार देता है। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदलता है और विकसित होता है। तो कहानी है संपत्ति के अधिकार की। जब संविधान बना तो ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन जल्द ही ये जमींदारी सिस्टम को खत्म करने जैसे सामाजिक सुधारों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया। कई दशकों तक कानूनी लड़ाइयां चलीं और आखिरकार 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिससे सामाजिक न्याय का रास्ता साफ हो सका। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे सफर के सबसे अहम हिस्से पर, वो एक अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों को ताकत और मतलब देता है। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि पूरे संविधान का दिल और उसकी आत्मा है। तो आखिर ये है क्या? इसे एक मास्टर की यानी एक मास्टर चाबी की तरह समझिए, जो न्याय का दरवाजा खोलती है। ये हर नागरिक को ये अधिकार देती है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये प्रोसेस इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये एकदम
डायरेक्ट है। ये किसी भी इंसान को ये ताकत देता है कि वो निचली अदालतों में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सके। इन अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास 5 शक्तिशाली हथियार हैं, जिन्हें रिट्स कहते हैं। जैसे अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो हेबियस कॉर्पस रिट से उसकी रिहाई का आदेश दिया जा सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, तो मैंडेमस रिट उसे काम करने पर मजबूर कर सकती है। मतलब ये न्याय के बहुत तेज और असरदार टूल्स हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये मौलिक अधिकार अनलिमिटेड है? क्या इनकी कोई सीमा नहीं है? नहीं, संविधान एक संतुलन बनाता है। जी नहीं, ये असीमित नहीं है। संविधान एक इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी और देश की सुरक्षा या सामाजिक व्यवस्था जैसी बड़ी ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाता है। जैसे सेना या पुलिस बलों के अधिकारों को अनुशासन बनाए रखने के लिए सीमित किया जा सकता है। तो अधिकार बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वो जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। तो आज हमने संविधान के सुरक्षा कवच के सफर को देखा। हमने शोषण के खिलाफ ढाल की बात की, विश्वास की आज़ादी को समझा, एक बदलते हुए अधिकार की कहानी जानी और आखिर में उस सबसे बड़े रक्षक आर्टिकल 32 को समझा, जो सबके लिए न्याय पक्का करता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, अगर आर्टिकल 32 सच में संविधान की आत्मा है, तो आज के भारत में वो क्या चीज़ है जो इस आत्मा को जिंदा रखती है और उसे आवाज़ देती है? क्या वो जागरूक नागरिक हैं, एक आज़ाद अदालत है, या कुछ और? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।